गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संदीप जी, आपका तीसरे सीरीज में स्वागत है। हम लोग पुनः इकोनॉमिक्स की उस फॉर्मूला पे काम करने जा रहे हैं जहां एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जबकि रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे सीखे, शायद अर्थशास्त्र से अच्छा कोई नहीं बताता। हम लोगों के पास भी साधन सीमित है, पैसे की संख्या सीमित है, उसको किस तरह से हम उपयोग करें, आज संदीप जी से हम बातचीत करने वाले हैं। सर, हर एक चीज पर गहरी तीखी नजर रखते हैं, अच्छी जानकारी है, क्योंकि होता यह है कि जवानी के बाद जब पैसा खत्म हो जाता है तो अंत समय में हमें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, अब पछतात क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप अभी युवा अवस्था में हैं, तो आप अपने सीमित साधनों का, सीमित पैसों का, अर्थ का किस तरह उपयोग करें। सर, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आप सबसे पहले बताएं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू यू एंड लिसनर। एंड यस, तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है रिटायरमेंट का प्लानिंग। तो बेसिकली रिटायरमेंट हमें क्यों प्लान करना चाहिए उस पर हम लोग एक बार सोच लेते हैं। yes, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली रहा है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है कि नॉर्मली लोग अपने परिवार को समय देता है, अपने युवावस्था में धनोपार्जन करता है और जो भी अर्निंग करता है उसको अपने बच्चों में, अपने परिवार में लगाता है। और ट्रेडिशनली लोग अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। जब वो ओल्ड एज में चले जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो अपने बच्चों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। सो बट आज के सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आज के डेट में बच्चे भी, आज के डेट में लोग उसमें भी चाइल्ड प्लानिंग करते हैं। एक बच्चा या दो बच्चा होता है जो अपने लाइफ में ही बिजी होता है और कुछ समय के बाद फिर वो भी अपने लाइफ में इतने परेशान हो जाते हैं फाइनेंशियली और बाकी चीज़ों में, जॉब में और बाकी प्रेशर्स में, कि वो अपने पेरेंट्स का अप्रोप्रिएट तरीके से, जो एक अच्छा तरीका है, उस अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। बात सही है। अगर आप मेरे केस में भी देखेंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि आज मैं पेरेंट्स को एक पैसा भी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं बचता है। बिल्कुल। सो वही चीज़ हमारे साथ भी रिपीट होने वाला है। मतलब हम में से मैक्सिमम लोग अपने पेरेंट्स को आज उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है अभी आज के डेट में। सो इससे हमें ये भी लर्निंग लेना पड़ेगा कि हम भी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करें और रिटायरमेंट का प्लानिंग करें। तो बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, थोड़ा सा मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत ब्रीफ में समझा देता हूँ। नॉर्मली रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है कि हम एक एज तक, फॉर एग्जांपल, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा लाइफ जीते हैं, अपने बच्चों के परवरिश में, अपने परिवार में जो भी कंट्रीब्यूशन हो सब कुछ करते हैं। ऑल ऑफ सडन आफ्टर रिटायरमेंट हमारा सोर्स ऑफ इनकम स्टॉप हो जाता है। सो अगर एक आप इमेजिन करिए कि आज जो भी आपका खर्चा चल रहा है, आप जिस दिन रिटायर हो जाएंगे, क्या आपका खर्चा भी खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। आप काम से रिटायर हो रहे हैं, लाइफ से रिटायर नहीं हो रहे हैं। आपका लाइफ अभी भी है, आपका अगेन लाइफ नेक्स्ट 10-20 ईयर्स है अभी लाइफ, और आपको लाइफ को उसी स्पिरिट के साथ जीना है। तो आपको अपने लाइफ को अगर उसी स्पीड के साथ जीना है तो अपने 15 और 20 साल जो भी आज के डेट में, तो मेडिकल एडवांसमेंट के कारण लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है। नॉर्मली जो 60-65 का लाइफ स्पैन होता था, आज के डेट में अगर हम देखें तो 80-85 का है इंडिया में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सो अगर हम आज 58 या 60 पे रिटायर हो रहे हैं और आगे हमें 80-85 जीना है, तो मतलब 20 और 25 साल हमें और आगे का भी प्लानिंग करके चलना पड़ेगा जी। नहीं तो फिर हम लोग ठगे हुए से महसूस करेंगे। बिल्कुल सही बात। सो फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट का सिंपल शब्दों में मीनिंग ये है कि हम अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक कंस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था करें। अपने यंग एज में जब हम अर्निंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसा प्लान करें कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट भी एक कंस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहे, स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहे, और जो हमारे उस समय की आवश्यकता हो, जिस तरह से मूलभूत आवश्यकताएं हो, उसको हम लोग उस पैसे से मीट कर पाए, पूरा कर पाए। एक चीज बताइए, अभी जैसे बहुत सारे लोग जिनकी नौकरी 15 साल 20 साल है, तो वो कैसे इसको सेविंग करें? देखिए, कभी भी लेट नहीं है। जब भी आपको ये लगता है कि अब मुझे प्लानिंग कर लेना चाहिए, आप इमीडिएट प्लानिंग कीजिए। हाँ, आपका अमाउंट का कॉर्पस बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन, बिकॉज रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत यूनिक प्लानिंग है, हर आदमी इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ध्येय है या आपका एम है कि चलिए जो भी वर्किंग लाइफ था तब तक मैंने मेट्रो सिटी में स्पेंड किया, आगे मैं जाके अपने गांव में या शहर में रहूँगा, तो आपका प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो पोस्ट रिटायरमेंट और एडवेंचरस हो जाते हैं, वो कहेंगे नहीं, मुझे रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर करना है, या मुझे रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी जगहों को देखना है जो मैं अभी वर्किंग लाइफ में नहीं देख पाया, नहीं कर पाया। सो मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, उसको मुझे पूरा करना है। सो उनका भी बिल्कुल यूनिक प्लानिंग है। ये चेंज होगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बेसिस पे होगा। बट एक कॉमन आदमी के लिए, फॉर एग्जांपल आप अभी आपके घर का खर्चा 50,000 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, सो मैक्सिमम आप उसमें कितना कम कर सकते हैं? 20% कम कर सकते हैं, मतलब 80% खर्चा आपका रहेगा ही रहेगा। आप कितना भी उसको कटेल कर लें, कितना भी कम कर लें, सो आपका 50,000 का खर्चा 10,000 नहीं होने वाला है, बिकॉज एज के साथ मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं जी। सो ये 80 का फार्मूला लेके चलना पड़ेगा कि आपका 80-20 का, कि आप 20 सेव कर पाएंगे पोस्ट रिटायरमेंट, अपने जो भी बाकी खर्चे थे उनमें कम हो जाएगा, बट 80% स्टिल आपका खर्चा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 अभी खर्च करते हैं, सो भी इन्फ्लेशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी इन्फ्लेशन है आज के डेट में, उसको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप आज 50,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, सो अगले 10 साल में वो 50,000 में जो परचेजिंग पावर है, जो चीज़ें आप उससे खरीद पाते हैं, सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं, या जो भी आप उसे कर पाते हैं अपने घर के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, वो 50,000 आपका 10 साल बाद 1 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। एंड अगर 20 ईयर्स फ्रॉम टुडे करें, तो वो 50,000 कम से कम आपका 1,50,000 रिक्वायरमेंट होगा उस समय पे, अभी के लाइफ को जीने के लिए। जितना सिंपल लाइफ अभी आप 50,000 में जी रहे हैं, उसको अगर हम 10 साल बाद जीना चाहेंगे तो हमें 1 लाख रुपये चाहिए होगा। 20 साल बाद जीना चाहेंगे उसी लाइफ को, तो हमें कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में ज़रूरत पड़ेगी। सो ये इन्फ्लेशन का फैक्टर है। अब ये बताइए, जो हमें शुरू से, अगर जिन्होंने नौकरी आरंभ किया है या फिर अभी जिनका 15 या 20 साल की नौकरी बची हुई है, वो क्या करें? सो देखिए, सिंपल इसमें ये है कि नॉर्मली मैं यंगस्टर्स के लिए बोलूँ, पहले बता देता हूँ जिन्होंने नौकरी शुरू की है जी, एटलीस्ट उनको अपने इनिशियल पीरियड में, जब वो, बिकॉज नौकरी शुरू होते होते शादी नहीं हो जाती, 4-5 साल का गैप होता है। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है, लेते हैं समय। सो उस 5 साल में आप एक एम बनाइए। उस समय आपका सेविंग ये नहीं होना चाहिए कि इनकम माइनस एक्सपेंस देन सेविंग। उस समय आपका ये एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग, फर्स्ट टारगेट सेविंग। आप सर्टेन एम बनाइए, उस एम के हिसाब से आप सेविंग कीजिए, और फिर जो बचता है उसको एक्सपेंस कीजिए, सपोज कीजिए एक बच्चा जो अभी नया ज्वाइनिंग में है, उसका मंथली इनकम 100 रुपीज है, तो आप नंबर में मुझे समझाएं। सो सिंपल समझिए, 50% मतलब 50 रुपीज़ उसको अपने घर के खर्चे के लिए, या अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जो भी है, बिकॉज अभी ये बैचलर है तो उसको फैमिली सपोर्ट कर सकता है, तो 50% वो अपने इसमें 50 रुपीज़ इसमें खर्च कर सकता है। 50 रुपया हम अपने घर पर भेजें या अपने पर्सनल लाइफ में करें। 30 रुपीज़, 30% आप लाइफ स्टाइल एडवांसमेंट में कीजिए, बिकॉज हर आदमी होता है, उसका एस्पिरेशन होता है, कॉलेज से निकला है तो मैं थोड़ा सा कार लूँ या बाइक लूँ, जो भी एस्पिरेशन, हॉबीज़ पे और लाइफस्टाइल पे खर्च कीजिए। ठीक है, अपने आप को एडवांस करने में खर्च कीजिए। 20% इज मस्ट फिगर, वेरी मस्ट फिगर, कि आपको 20% एटलीस्ट सेव करने का हैबिट शुरू से इनकलकेट करना पड़ेगा। अगर आप 20% सेव नहीं करते हैं, देन यू आर गोइंग टू मेक ए ब्लंडर इन योर लाइफ। आप अगर शुरू से ये हैबिट को इनकलकेट करके नहीं रखेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो एटलीस्ट ये फार्मूला, मैं एक नॉर्मल फार्मूला बनाता हूँ, 50, 30 एंड 20। 50 डेट मींस आप अपने हाउस होल्ड और अपने फैमिली में जो आप नियर एंड डियर है उनको हेल्प करना चाहते हैं, आप अपने 30% आप हैं सो एडवांसमेंट में, लाइफस्टाइल में, लग्जरी में, जो भी लग्जरी में, और 20% घूमने फिरने में, जो 30% था, बाकी 20% आपको सेव करना है। अच्छा, लिक्विड मनी कितना रखना चाहिए? देखिए, कंटिजेंसी आप लिक्विड मनी एटलीस्ट मान के चलिए, एक जॉब वाले के लिए, अगर फैमिली की बात करूं, तो एटलीस्ट आपका 1 ईयर का जो भी सैलरी अर्निंग है, एटलीस्ट आपके पास वो लिक्विड में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड या कुछ भी होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो सकता है लाइफ में। सो आप अचानक ही प्रेशर में ना आए, आपको बाकी चीज़ों को ना छेड़ना पड़े। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अगर आपने कुछ रखा है या जो भी रखा है उसको मत छेड़िए। तो एटलीस्ट हमें 8 से 12 महीने का अपना रूटीन का जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उनको एज ए कंटिजेंसी फंड करके रखना चाहिए, बट वो भी सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए। उसको फॉर एग्जांपल एफडी में रखिए, या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखिए, या हाइब्रिड फंड में रखिए, उसको रखना चाहिए। तो हम लोग अगर चाहें, जो यंगस्टर हैं या फिर जिनकी नौकरी अभी 15 साल या 10 साल के बाद रिटायरमेंट है, तो वो किस तरह के प्लान में इन्वेस्ट मैं बता रहा हूँ सिंपली। अगर आपके पास 20 ईयर्स बचे हुए हैं, यस सर, और अगर आप डिसिप्लिन होकर 20,000 ए मंथ सेविंग कर सकते हैं, 20,000 ए मंथ सेविंग कर सकते हैं, और आप इक्विटी फंड में थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। सो वो 20,000 आपका 20 ईयर्स में कम से कम आपको 2 करोड़ का कॉर्पस देगा। अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाते हैं, 12% का रिटर्न अगर हम एजम्पशन में लेते हैं। फिर से जरा, ये लगभग 2 करोड़ का
आपके पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट दे रहा है, सर इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर एसआईपी के थ्रू हम जाते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, थोड़ा एक्सपोजर रखते हैं और 12% का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न। एक एजम्पशन है, ये एजम्पशन है, वेरी करेगा। सो इट्स म्यूचुअल फंड या मार्केट में कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है, सो ये वेरी करता है। बट जो भी पीछे के ट्रेंड्स हैं उनको अगर हम बेस माने तो हम लोग 12% का एक बेंचमार्क रिटर्न रख सकते हैं। सो अगर हम 12% का बेंचमार्क रिटर्न रखते हैं, 20,000 ए मंथ अगर हम लोग डिसिप्लिन होकर 20 साल के लिए जमा करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 करोड़ के आसपास आपको मिल जाएगा, कॉर्पस मिल जाएगा। और अगर कोई यंगस्टर है, अगर वो अभी से करना चाहता है, मतलब उसके पास अभी बिकॉज 30-40 ईयर्स बाकी है, अगर वो 20-25 में है तो उसके पास काफ़ी टाइम बाकी है। सो वो अगर अभी 10,000 से भी एसआईपी डिसिप्लिन होकर अपने रिटायरमेंट के गोल के लिए करता है और इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब 100% इक्विटी ओरिएंटेड फंड लेता है, सो उसके पास बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। कहीं ना कहीं उसके पास 4 करोड़ प्लस का कॉर्पस बन जाएगा एट द टाइम ऑफ 58 या 60 जो भी वो रिटायरमेंट करता है, बिकॉज उसको कंपाउंडिंग का और मार्केट फ्लक्चुएशन का भरपूर फायदा मिलेगा। अच्छा, तो अगर ये कोई भी व्यक्ति, अगर कोई जैसे 50 इयर्स के हैं तो उन्हें कितना करना चाहिए लगभग? 50 इयर्स के हैं तो थोड़ा लेट है। तो एक्चुअली इसमें क्या है, एक और भी चीज़ें हैं कि 50 इयर्स में अगर आप हैं तो आप इक्विटी में 100% एक्सपोजर नहीं ले सकते हैं, बिकॉज थोड़ा उसमें रिस्क होता है, कभी कभी वो डाउन टर्न भी आएगा। आपके सारे ऑब्लिगेशन जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो 5 से 8 साल में मेच्योर होने वाली होगी, हायर एजुकेशन बच्चों का, मैरिज वगैरह। सो उसमें फिर आपके पास बहुत रिस्क लेने का स्कोप नहीं होता है। देन आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं, और या ऐसे फंड में जाइए जिसमें डेप्ट में भी 30-40% का एलोकेशन हो और 60-70% का एलोकेशन इक्विटी में हो, मतलब एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं या हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। बट येस, बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको रिटर्न ज़्यादा लेना पड़ेगा तो थोड़ा सा रिस्क चाहिए, और एटलीस्ट आपको बेयर मिनिमम 50,000 ए मंथ करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास टाइम होरिजन बहुत कम है, 8 to 10 ईयर्स के ही टाइम होरिजन है। तो 50 to 60,000 पर मंथ का सेविंग लेके चलना पड़ेगा। एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड का जो भी रिटर्न है, अगर हम लोग बेंचमार्क उसका 9% से 10% लें, बहुत ज़्यादा नहीं लें, तो फिर आपके पास एक अच्छा कॉर्पस बनेगा। नहीं उतना बड़ा नहीं बनेगा, फिर भी एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉर्पस आप अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। एक चीज मुझे बताइए, जैसे आपने बताया कि अगर मैं नया ज्वाइनिंग किया है और लगभग 30 साल का हूँ, मेरे पास अभी अच्छा खासा टेन्योर है, तो हम अगर 15,000 या 10,000 जमा करते हैं तो 2 करोड़ की नहीं, ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा, 4 करोड़ के करीब में। 3 से 4 करोड़ आपने बोला था 4 करोड़, और अगर 10 से 15 है तो 2 करोड़ के बारे में बातचीत हुई थी। तो ये एक बार में पूरा अमाउंट मिलेगा या मंथली मुझे मिलेगा? देखिए, उसका आपके पास ऑप्शन है। आपके पास म्यूचुअल फंड जो है उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अमाउंट मैच्योर हो गया और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फंड पड़ा रहेगा। उसको निकालने का तरीका है, अगर आप चाहें तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट लमसम में निकाल सकते हैं, या जैसे एसआईपी मैंने बताया वैसे एसडब्ल्यूपी भी होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपको जितना मंथली चाहिए आप बस उतना ही SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसे एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिमिलरली टर्म है। जब आपका एक्यूमुलेशन पीरियड खत्म हो गया, अर्निंग और एक्यूमुलेशन पीरियड खत्म हो गया, अब आपको लेना है, रिटर्न लेना है, वापस लेना है, तो आप SWP के थ्रू लीजिए, मतलब आपको जितना रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको उस समय पे 40-50,000 पर मंथ की रिक्वायरमेंट है तो आप 40-50,000 पर मंथ ही निकालिए, या 20-25,000 पर मंथ ही निकालिए, बाकी कॉर्पोरेट्स उसी में ग्रो करता रहेगा। आपको उस टाइम में ये देखना है कि जो भी इक्विटी फंड में है उसमें से धीरे धीरे निकाल करके सिक्योर्ड एवेन्यूज़ में लगाने पड़ेंगे, लिक्विड फंड में या डेब्ट फंड में लगाना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है और फंड कैपिटल प्रोटेक्शन पूरा है। कैपिटल प्रोटेक्शन को फिर वहाँ देखना पड़ेगा कि मेरा जो कॉर्पस बन गया वो फिर मेरा मार्केट रिस्क में ना जाए। फिर वहाँ पे आपको एक बार ठहर के दोबारा प्लानिंग करना पड़ेगा, आपका पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग। आप अपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड में से निकाल करके डेब्ट फंड में ले जाइए, या फॉर एग्जाम्पल इस समय जैसे गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इंसेंटिव इनिशिएटिव होते हैं या स्कीम होते हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम हो गया, उसमें 4.5 लाख रुपया डाल सकते हैं अपने और वाइफ के नाम से, तो आपका 9 लाख रुपया वहाँ चला जाएगा। वो आपको 8% आज के डेट में दे रहा है, होप कि उस समय भी 8 या 7% देगा, तो वो फिक्स रहेगा, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, आपको एक फिक्स इनकम मिलेगा। सिमिलरली जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं या डिवेंचर ऑफ कंपनीज़ हैं, इन सब में जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें धीरे धीरे हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा फंड को, और बहुत छोटा अमाउंट हम इक्विटी के एक्सपोजर के लिए छोड़ सकते हैं और रिमेनिंग को हमें सिक्योर उसमें रखना चाहिए, फिक्स्ड रिटर्न इनकम वाले स्कीम में, और वहाँ से विड्रॉ करके हमें अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस चलाना चाहिए। और स्टिल अगर आपका कुछ बच रहा है देन आप
डेप्थ फंड में फिर एसआईपी कीजिए उसको। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो फिक्स्ड इनकम में अगर जो भी 3-4 लाख कॉर्पस डाला है, उसमें जो पैसा मिल रहा है उसमें से आपके मंथली एक्सपेंसेस के बाद भी कुछ सेव हो रहा है, तो आप अगेन डेप्थ फंड में एसआईपी कर सकते हैं। 10,000 5,000 जो भी उस समय अवेलेबल आपके पास रहेगा, सो एक्यूमुलेशन भी चालू रहेगा। ओके, कहने का तात्पर्य आपको किसी भी कीमत पर आपको शुरू में 20% डालना ही पड़ेगा। डालिए, बिल्कुल डालना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आगे ऑब्लिगेशंस आते जाते हैं लाइफ में, बच्चों का एजुकेशन शुरू हो जाता है, मैरिज शुरू हो जाता है, तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए यंगस्टर्स को ये है कि आप, ऐसे भी थंब रूल है नॉर्मली, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने बोला है कि नॉर्मली जो हमारा होता है कि हम अपने इनकम में से पहले एक्सपेंस निकालें और फिर बजट करें कि कितना सेव करेंगे, उसको हमें रिवर्स सोचना पड़ेगा कि पहले हम ये सोचें गोल ओरिएंटेड सेविंग के बारे में कि हमारा अगर XYZ गोल है तो हम पहले उसको सेव करें। फॉर एग्जांपल अगर यंगस्टर है तो उसको गाड़ी लेनी है, 5 साल बाद कार लेनी है, 10 साल बाद घर लेना है, सो उसका एक गोल है, बेंचमार्क है, प्लस उसको रिटायरमेंट का भी प्लानिंग करना है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का सेविंग करना पड़ेगा। कार के लिए मैं कुछ करूँ सेविंग SIP छोटे अमाउंट का 5 से 6 हज़ार का, फिर मैं हाउस के लिए करूँ 15 से 20 हज़ार का, और रिटायरमेंट के लिए अलग से एक अनटचेबल, मतलब उसको टच नहीं करना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको एक कॉर्पस करना है। कहने का तात्पर्य नट सेल में आपने बताया जो पेरेटो का जो फॉर्मूला है 20-80 का, वो आप एडॉप्ट करें। 20% को आप हमेशा ही अपने फ्यूचर प्लानिंग के रूप में लें। अंत में एक क्वेश्चन कि आप इसमें और क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में हैं, हमारा एक इंश्योरेंस होता है कंपनी के साइड से कॉर्पोरेट मेडिक्लेम का इंश्योरेंस होता है। सो हमें से बहुत आदमी अपने अर्ली स्टेज में अपना खुद का मेडिक्लेम नहीं लेते हैं। सो एक मेडिक्लेम हमें हमेशा रखना चाहिए अपने फैमिली कवर के लिए, पर्सनल भी। आपका अमाउंट थोड़ा सा आप सोच सकते हैं मॉडरेट रखने का, 5 से 10 लाख के बीच में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मेडिक्लेम जरूर रखिए। बिकॉज आप अगर 40, 50, 80 40, 45, 50 या 55 में मेडिक्लेम लेने जाएंगे तो उस समय आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहेगा जी। अगर आप अपने 25th में, 20s में या 25 में, 30 में अगर मेडिक्लेम लेते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत कम रहेगा। और बिकॉज आप लंबे टाइम तक एसोसिएटेड रहेंगे तो उस हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका, बिकॉज आपका एक क्लेम का हिस्ट्री रहेगा, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम उतना हाई नहीं आएगा। सो हमें एक शुरू से ही प्लान लेके चलना चाहिए कि मेडिक्लेम हम अपना एक पर्सनल भी रखें, अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट मेडिक्लेम, अपने सारे फैमिली सदस्य को उसमें कवर करके रखें। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बाकी जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंट्री में, किसी भी कंट्री में, खासकर इंडिया में मैं बताता हूँ, वो तो एक डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर है। शायद वो जब हम डेवलप कंट्री हो जाएं फॉर एग्जांपल आज से 20-25 साल बाद, तो एक इन्फ्लेशन भी एक लिमिट में आ जाता है। बट हेल्थ का इन्फ्लेशन और जो इंडिया में एजुकेशन का खर्चा है वो मल्टीपल फैक्टर में इंक्रीज हो रहा है। मतलब आज के डेट में हेल्थ का जो खर्चा है वो आपके 2-3 सालों का, अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है या आपका कॉर्पोरेट में मेडिक्लेम नहीं है, तो आपके 2-3 सालों का जो भी सेविंग है एक छोटा सा मिस्टेक के कारण वो पूरा का पूरा खा जाएगा। तो मेडिक्लेम का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लाइक एजुकेशन, आपको ध्यान ही होगा कि पहले आज से 20-25 साल पहले एजुकेशन में उतना खर्च नहीं था, मगर आज के डेट में आदमी का एक बहुत मेजर पोर्शन लाइफ का बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है, और सिमिलरली वो हेल्थ में चला जाएगा अगर हम मिस्टेक करेंगे, हम अपना मेडिक्लेम नहीं रखेंगे तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया। सेकेंड, रिटायरमेंट प्लानिंग में आज के डेट में जो गवर्नमेंट के साइड से भी है NPS का जो न्यू पेंशन स्कीम अभी अपने पास अवेलेबल है। सो NPS में भी हम लोग सोच सकते हैं, NPS भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसमें NPS क्या है सर? ये बेसिकली जैसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तो पेंशन मिलती थी, बट आज के डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रही, तो उन्होंने एक अपना ये अथॉरिटी क्रिएट किया, मतलब एक सिस्टम क्रिएट किया इंडिया में भी NPS के नाम से। क्या ये इनकम टैक्स में आता है? इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट मिलता है, इसका रिडक्शन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम जो आपका 80C 80D वगैरह का लिमिट है, उसके अलावा आपको 50,000 का अलग से मिलता है एडिशनल। 80cc में आता है ना? 80cc में आता है, तो उसमें आपको अलग से एग्जेम्पशन 50,000 का मिलती है। 80C में कितना आता है? 1,50,000। 1,50,000 मतलब 50,000 का आप 80cc में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य आप 2 लाख रुपया इधर दिखा सकते हैं। एंड वो काफ़ी अच्छा स्कीम है। उसमें आपके पास ऑप्शन है, आप फॉर एग्जांपल जैसे हमने म्यूचुअल फंड की बात करी, इक्विटी में एक्सपोजर की बात करी, वहाँ भी ये ऑप्शन है। NPS में भी ऑप्शन है, या तो आप ऑटो चॉइस लीजिए 50% इक्विटी 50% डेब्ट, या आप वहाँ भी अपना इक्विटी में एक्सपोजर 60%, 65%, 70% ले सकते हैं अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ अर्निंग में, मतलब
यंग हैं तो आप मैक्सिमम एक्सपोजर आप इक्विटी में रखिए, डिप में 25% 30% NPS रखिए। मिलेगा कहाँ से? ये ऑनलाइन अवेलेबल है, जो आप एनपीएस में ऑनलाइन जाके अपना आधार कार्ड और बैंक में जो भी है डिटेल से एनपीएस का अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। अच्छा, ये पैसा लिक्विड फॉर्म में है या फिर ब्लॉक? नहीं, ये ब्लॉक्ड है। इसमें यही एक डिसएडवांटेज है कि आपके म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड नहीं है। कुछ फंड में 3 साल या 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, Okay. बट इसमें टिल रिटायरमेंट आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मतलब 60 तक ये लॉक? हाँ, ये 58 तक पूरा लॉक्ड है। अच्छा, इसमें से आप नहीं ले सकते हैं। फिर 58 अटेंड करने के बाद आप लमसम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। कितना 40% परसेंट इसमें मिल जाता है? देखिए, इसमें भी वही बात है जो मैंने अभी बोला, फिक्स परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसमें अगर आप इक्विटी अगर आप लास्ट ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 9 से 10% अच्छा मिल रहा है। 9 से 10% का इसमें रिटर्न है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, यस। इंटरेस्ट मतलब उसमें इक्विटी का भी एक्सपोजर है, तो 9 to 10% के आसपास में आपको रिटर्न मिलेगा अगर आपका इक्विटी में अच्छा थोड़ा सा आपने 60-65% का एक्सपोजर डाला हुआ है एंड 30-35% का डिप में है, तो आपको अच्छा रिटर्न यहाँ भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक में इसकी फैसिलिटीज है, आप इसे एंजॉय करें और लें। सर, बहुत सारी चीज पर आपने काफी प्रकाश डाला, लोगों को बताया कि जो वास्तव में आप जब तक 80-20 का फार्मूला को एडॉप्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ते चले जाते हैं। हम नेक्स्ट संडे को आपसे किस चीज पे बातचीत आप मुझे मतलब हम पूरे दर्शक को बताएंगे? नेक्स्ट संडे में हम लोग का जो अभी लास्ट का ये टॉपिक था, मतलब कि मेडिक्लेम और इससे रिलेटेड, तो ये मतलब पोस्ट रिटायरमेंट में भी फॉर एग्जांपल किसी को लमसम अमाउंट मिल रहा है या पोस्ट रिटायरमेंट हम मेडिक्लेम या कैसे उसको प्लान करें अगर हमें कोई लमसम कॉर्पस मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल सबका ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा मिल रहा है या ग्रेचुइटी से मिल रहा है, लिव इनकैशमेंट मिल रहा है, तो एक कॉर्पस होता है। उस कॉर्पस को फिर हम उस समय में कई लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं या कहीं और भी लग्जरी में, फॉर एग्जांपल फॉर बाइंग ए कार या कुछ घर खरीदने में कुछ यूज कर लेते हैं। सो उसके अल्टरनेट ऑप्शंस को भी हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसको कैसे फुल प्लान करें सो दैट कि हम अपने बाद भी एक लीगेसी छोड़ के जाएं अपने बच्चों के लिए, और जब तक हम जिए डिग्निटी के साथ जिए। बिकॉज सिंपल है, बिना पैसे का लाइफ मिजरेबल हो जाएगा आप सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में। जितने डिग्निटी से, जितना आप कॉन्फिडेंस से अपने पूरे लाइफ में जिए हैं, अगर आप सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास पैसा नहीं है, कॉर्पस नहीं है, सो आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और आपका लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। हो सकता है इससे बीमारियां भी काफी उत्पन्न। हाँ बिल्कुल, वो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। बिकॉज डिपेंडेंसी, बिकॉज जो आदमी पूरे अपने लाइफ में किसी के सामने उसने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे कोई इस तरह का फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आज अगर उसको अपने या अपने वाइफ के लिए किसी से हेल्प लेने की सोचना पड़े, इवन अपने बच्चों से भी, तो कई बार हेजिटेशन होता है, आदमी खुल के बोल नहीं पाता है, या कभी कभी बच्चे भी उनको खुद परेशान दिखते हैं अपने लाइफ में तो नहीं बोल पाते हैं। सो अगर हमें अपनी डिग्निटी से लाइफ को जीना है तो अपनी रिटायरमेंट को हम लोग ज़्यादा अच्छा से अच्छा प्लान करें। अगले वीक में भी इसी से कुछ लेके टॉपिक हम लोग मेडिक्लेम और इससे बिल्कुल सही, आपने काफी अच्छा बताया और सबसे अच्छी बात बताई कि हमें यंग एज से ही सेविंग करना चाहिए। अगर आप पृथ्वी पे आए हैं और अंत तक अपने वही उमंग, जोश और तरंग के साथ जीना चाहते हैं तो आरंभ छोटे सेविंग से ही करें, लेकिन जरूर करें। और यह जो 80-20 का फॉर्मूला है और एनपीएस के बारे में जो सर ने बताया, अति सुंदर, अति सराहनीय है। प्रत्येक व्यक्ति इसको फॉलो करे और मैं सर के बारे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें। सर प्रत्येक संडे को आपके पास हाजिर रहेंगे ज्ञान देने के लिए, ताकि आप अभी जो इधर उधर के पैसे को बर्बाद कर देते हैं उन सारों को संचित कर पाए, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक इसमें डिस्क्लेमर भी है, बिकॉज हम लोगों ने 2-3 सीरीज शुरू किया है। जो भी मैं परसेंटेज कोट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं। सो म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प जरूर लेना चाहिए। साथ में इसमें एक्सपोजर है, अगर आप इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो इसमें रिस्क भी है, रिटर्न है तो रिस्क भी है। सो जो भी इसका स्कीम है उसको अच्छी तरह से समझे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग का के हिसाब से प्लान करिए। ऐसा मुझे सुनने में आया आपके कुछ रिलेटिव लोग इस संदर्भ में कार्य करते हैं, क्या अगर किसी तरह की आवश्यकता हुई तो क्या वो इसमें गाइड कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, हेल्प कर सकते हैं उसमें। हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग भी उनका करवा देंगे। रिलेटिव्स हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और वो लोग सर से हमेशा टच में हैं,
मैं डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स डाल दूंगा। आप चाहें तो उनसे आगे के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। और प्रत्येक संडे को सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बिल्कुल। तो हाजिर ही हैं। चलिए इन्हीं धन्यवाद। शब्दों के साथ मैं सब समाप्त करता हूं। जय हिंद। चलिए धन्यवाद।